हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे यूएसडी फोक रीबिल्ड वाली वीडियो पे कि कन्वेंशनल फोक्स की जो रीबिल्ड की वीडियो है वो लेकर के आओ। तो फाइनली जो कन्वेंशनल सस्पेंशन है उसको कैसे रीबिल्ड करते हैं ये वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो अपनी प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मड गार्ड और जो टायर है वो मैंने रिमूव कर लिया है और इसका एंगल देख करके आपको पता चल रहा होगा कि भाई उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। बेसिकली एक दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसी के बीच में जो सस्पेंशन है वो रिबिल्ड करनी है और उसकी एक सेपरेट वीडियो निकालनी थी, तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो मड गार्ड और टायर को रिमूव करना काफ़ी ईजी है। वेल ऑब्वियस सी बात, अगर आप सस्पेंशन रिबिल्ड करने वाले हैं तो एटलीस्ट इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी ही चाहिए। तो इनके बाद में अब बारी आती है अपनी जो सस्पेंशन है उसको बाइक से रिमूव करने की, तो अभी वो करते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर एक 12 मिलीमीटर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे। इसके साथ एक वॉशर भी निकलेगा और उसके बाद हमें ये वाला जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको लूज करना है। और इसको लूज करने के बाद जो फोर्क लेग है उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आएंगे कुछ इस तरीके से। और अभी यहाँ पर इसकी जो एक कैप है इसको रिमूव करना है। तो बेसिकली अगर आपके पास वाइस ग्रिप है या फिर वाइस क्लैम्प जिसको बोलते हैं वो है, तब तो आप पूरा जो सस्पेंशन है उसको बाइक में से रिमूव कर लीजिए और उसके बाद लूज कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर एक ये टिप है कि जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट अभी हमने लूज किया है इसको थोड़ा सा नीचे ला करके उसको फिर से टाइट कर देंगे, जिससे कि ये वाला जो इसकी जो कैप है इसको हम लूज कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। और अभी इसको पूरा नहीं निकालना है। और अभी जो सस्पेंशन है उसमें नीचे की साइड एक 6 मिलीमीटर का एलन का बोल्ट और लगा रहता है जिसको भी हमें लूज करना है, और वो अभी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज उसका एक सेकंड मेथड है जो कि मैं बाद में शो कर दूंगा। तो अभी का मेथड ये है कि बोल्ट है वो यहाँ पर है, तो सबसे पहले जो टूल है उसको प्लेस कर लें और उसके बाद जो इसका एक्सेल है उसकी हेल्प से जो ये फोर्क लेग है इसको होल्ड कर लें और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लूज करना है। और इसको जस्ट लूज ही करना है, इसको रिमूव ना कर दें, अदरवाइज यहाँ से जो फोर्क ऑयल है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको एक बार फिर से रिमूव कर लेते हैं। और अभी जो पूरी सस्पेंशन है एक साइड की उसको हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस रिमूवल का दूसरी साइड होने वाला है, तो वो मैं बाद में कर लूँगा। अभी इसको रिबिल्ड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसकी जो डस्ट कैप है उसको रिमूव करते हैं और इसके लिए हमें कोई भी टूल नहीं चाहिए, इसको जस्ट पुल करना है। और जो भी पार्ट्स हैं हम यहाँ से निकालते जाएंगे, उनको हम अरेंज करेंगे उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जिससे कि जब हम इनको क्लीन करेंगे या फिर से असेंबल करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। और अभी इसकी जो कैप है उसको रिमूव कर लेते हैं। और इसको रिमूव करते टाइम इसको होल्ड करके रखना है, बिकॉज ये स्प्रिंग है इसके अंदर, उसकी वजह से प्रेशराइज्ड है। तो ये हमारी कैप है, इसको रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक स्पेसर निकलेगा ये वाला, और इसके ऊपर जो डर्ट लगी हुई है उससे आप समझ सकते हैं कि इस सस्पेंशन को रिबिल्ड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद स्प्रिंग को निकालना है, लेकिन उससे पहले एक वॉशर निकलेगा ये वाला, तो इसको प्लेस कर देते हैं। और अब बारी आती है जो स्प्रिंग है उसको निकालने की। और स्प्रिंग को निकालते टाइम उसकी डायरेक्शन जरूर चेक कर लें, जैसे कि इसमें दोनों स्प्रिंग की जो कोइल्स हैं उनके बीच में इस साइड गैप ज़्यादा है और नीचे की साइड कम होता जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में ही इसको फिर से इंस्टॉल करना है। अभी जो स्प्रिंग है उसको भी रख लेते हैं यहाँ पर। और अब बारी आती है जो फोर्क ऑयल है उसको ड्रेन करने की। तो उसके लिए हमें जो फोर्क ट्यूब है उसको कुछ इस तरीके से अपसाइड डाउन प्लेस करना है और उसके बाद ये जो ट्यूब है इसको बैक एंड फोर्थ कुछ इस तरीके से मूव करना है। और जो फोर्क ऑयल है उसकी स्मेल, अगर आपने जहाँ पर ट्रक्स वगैरह की सर्विसिंग वगैरह होती है उस साइड से कभी गुजरे हो तो वहाँ पर जो बैड स्मेल आती है ये बिल्कुल वैसा ही स्मेल कर रहा है। और अभी इसका जो 6 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो सेकंड मेथड है मैं आपको वो बता देता हूँ इसको लूज करने का, और उसके बाद रिमूव तो ये इजीली हो जाता है इन मोस्ट केसेस। तो उसके लिए आपको ये स्पेशल टूल चाहिए। बेसिकली इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि ये जो डैम्पर रोड है
उसको होल्ड करके रखता है उसकी पोजीशन पे, जिसकी हेल्प से हम जो बोल्ट है उसको लूज़ कर सकें या फिर रिमूव कर सकें अगर स्टक हो गया है तो सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। इसकी पोजीशन पर जब ये लॉक हो जाएगा तो आपको वो फील होगा। उसके बाद इसको उसी पोजीशन पर होल्ड रखते हुए आपको जो 6 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको एलन की हेल्प से रिमूव करना है। तो ये वो बोल्ट है और इसके ऊपर एक कॉपर क्रश वॉशर लगा रहता है, सो मेक श्योर वो भी आप इसको रिमूव करते टाइम निकाल लें। और उसके बाद जो फोर्क लेग है उसको इस साइड से थोड़ा सा टैप करेंगे तो जो डैम्पर रोड है वो भी निकल जाएगी। तो जो डैम्पर रोड है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। एक शाफ्ट है बेसिकली, एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक प्लास्टिक का वॉशर लगा हुआ है जिसमें एक छोटा सा कट बना हुआ है। तो मेक श्योर जब आप डैम्पर रोड को निकालें तो ये जो आइटम्स हैं वो निकल जाएं। वैसे वॉशर्स, स्पेसर्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बाइक के अकॉर्डिंगली वेरी करेंगी। किसी में स्पेसर्स वगैरह लगे हुए हो सकते हैं, किसी में कॉपर बुशिंग्स वगैरह लगी हुई हो सकती हैं। तो वो प्रोसेस मोर और लेस द सेम है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो इसीलिए मैंने बोला था कि आप जब उसको रिमूव करें तब उनको प्रॉपर्ली अरेंज कर लें, जिससे कि आपको आइडिया हो कि उनको फिर से फिट करना है तो कैसे करना है। और उसके बाद जो फोर्क ट्यूब है उसको हम स्लाइड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसमें भी यहाँ पर एक स्पेसर या फिर स्लीव, जो भी आप बोलना चाहें, वो होनी चाहिए कुछ इस तरीके की। और अभी बचता है हमारा फोर्क लेग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कलिप लगी रहती है जो कि जो ऑयल सील है उसको होल्ड करती है। तो सबसे पहले उस सर्कलिप को रिमूव करेंगे। तो सर्कलिप को रिमूव करने के लिए हम एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसमें कट बना रखे हैं 2 जगह पे, उनमें से किसी भी एक कट को यूज़ करके इसको कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बाद उसको उठा लाएं, वो जहाँ भी गिरे, ये रही। और उसके बाद बारी आती है जो ऑयल सील है उसको रिमूव करने की। तो ऑयल सील है उसको निकालने से पहले ये जो एरिया है मेक श्योर ये क्लीन हो, बिकॉज यहाँ पर अगर रस्ट वगैरह या फिर डर्ट और डिब्री वगैरह होगी तो फिर जो ऑयल सील है वो ये वाला सरफेस है इसको डैमेज कर देगी और फिर जब नई ऑयल सील लगाएंगे तब प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये जो सरफेस है इसको क्लीन रखना ज़रूरी है। और क्लीन करने के बाद एक ख़राब कपड़ा लेना है, और इस बार सही में ही ख़राब कपड़ा लेना है, उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि अभी हम जो ऑयल सील है उसको प्राई आउट करेंगे। तो जो फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है वो स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का, और ये जो सरफेस है ये एल्यूमिनियम का है। तो स्टेनलेस स्टील ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम डैमेज ना हो जाए इसलिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे। और उसके बाद नीचे एक बुशिंग लगी हुई है और बुशिंग और ऑयल सील के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस में फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसको प्लेस करना है और ऊपर की साइड पुल करना है। और थोड़ा सा एक जगह करने के बाद में हमें जो जगह है वो चेंज करनी है और फिर से सेम प्रोसेस करनी है। और इस तरीके से जब आप थोड़ी देर तक ट्राई करेंगे तो जो ऑयल सील है वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन जेंटली करना है ये काम। अगर ये सरफेस डैमेज हो जाएगा तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही साथ ऑयल सील को निकालते टाइम जहां पर ऑयल सील लगी हुई है बेसिकली उसके जस्ट नीचे हम जो स्क्रू ड्राइवर है वो लगा रहे हैं, उस जगह पर भी स्क्रैचेस नहीं करने हैं, अदरवाइज फिर वहां भी ऑयल लीकेज या फिर कोई और प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और थोड़ी सी ट्रिक और पेशेंस की हेल्प से जो ऑयल सील है वो बिना कोई डैमेज किए उड़ गई और इसको फेंकना नहीं है बिकॉज ये काफ़ी काम आएगी आगे। और उसके बाद एक वॉशर निकलेगा और वॉशर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके की है कि वॉशर में जो साइड कर्वी है, बेसिकली जिस साइड हाथ अगर हम टच करते हैं तो स्मूथ फील हो रहा है वो साइड ऊपर की तरफ रखनी है। नीचे की साइड थोड़ी शार्प फील होगी, तो ये भी आप ध्यान रखें। और लास्ट में बचती है ये बुशिंग। तो अगर ये डैमेज है तो इसको रिप्लेस करना है, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं आप। ऑलराइट, तो ये सारे पार्ट्स हैं और ये बेसिकली इनका अरेंजमेंट है। और अभी इन सारे पार्ट्स को पेट्रोल से क्लीन करना है। सिर्फ एक चीज़ है जो कि इसमें जो ये ओरिंग लगी हुई है इसको पेट्रोल से वॉश नहीं करना है बिकॉज अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको पेट्रोल से क्लीन करना है बिकॉज जो ऑयल सील है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसलिए इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो अभी मैं जो क्लीनिंग है वो कर लेता हूँ और उसके बाद इनकी जो असेंबली की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे।
ऑलराइट, तो अभी जो क्लीनिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी आती है इंस्पेक्शन वाले पार्ट की। तो अभी मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया देने वाला हूँ, बिकॉज ये वीडियो इंस्पेक्शन के बारे में नहीं है, ये वीडियो कैसे आप इसको रीबिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किट रिप्लेस कर सकते हैं तो किट रिप्लेस कीजिए। और किट में बेसिकली एक तो क्रैश वॉशर आ जाता है कॉपर वाला, एक ओरिंग आ जाती है, ऑयल सील, डस्ट शील आ जाती है आपकी, और मोस्ट प्रोबेबली जो ये फोर्क लेग है इसके अंदर जो बुशिंग लगती है वो भी आ जाती है। और उसके अलावा आपको चाहिए फोर्क ऑयल। और उसके अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं उसमें स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के लिए आपको मेजर करने के लिए लेंथ चाहिए कि जो ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। और जो फोर्क ट्यूब है उसमें अगर यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो गया है, कई बार मैंने ऐसी भी फोर्क ट्यूब्स देखी हैं जिनमें ये इस पर क्रोम प्लेटिंग कर रखी है और उसमें है ना क्रोम प्लेटिंग भी इतनी घिस जाती है कि उसमें फिर है ना कॉपर जैसा कुछ दिखने लगता है। तो वहाँ तक अगर ये घिस चुकी है तो फिर आपको इसको रिप्लेस ही करना है फॉर श्योर, मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके अलावा कोई भी पार्ट आपको ज़्यादा डैमेज लगता है तो उसको रिप्लेस करना है। तो बस यही था ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, डिटेल में फिर कभी किसी और दिन बात करेंगे। अभी इनको फिर से असेंबल कैसे करते हैं उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लगाना है ये वॉशर। वॉशर में जो स्मूथ वाला सेक्शन है वो ऊपर की साइड रखना है और जो फ्लैट और शार्प सेक्शन है वो नीचे की साइड रखना है। उसके बाद बारी आती है जो ऑयल सील है उसको रिप्लेस करने की। तो ऑयल सील को लगाने से पहले इसकी जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उसको हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली निकाल लेंगे। आप फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की भी हेल्प ले सकते हैं। जस्ट ये जो रिंग है इसको डैमेज मत करना। और अभी इसको किसी भी सेफ जगह पर साइड में रख देते हैं। और अब जो ऑयल सील है उसका जो साइड वाला सेक्शन है जो कि हमारी फोर्क लेग है उसके अंदर इंस्टॉल होने वाला है, उस सेक्शन को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस है उसकी बिल्कुल लाइट लेयर अप्लाई करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने ग्रीस कर रखा है, लेकिन अभी भी ये लग नहीं रहा है कि इसको ग्रीस कर रखा है क्या। सो समथिंग जस्ट लाइक दैट। और उसके बाद इसका जिस साइड से हमने जो स्प्रिंग है वो निकाली थी, बेसिकली इसका जो ये वाला सेक्शन है इसमें गैप है वो दोनों लिप्स के बीच में ज़्यादा है, ऊपर की साइड है वो कम है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उससे भी सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है कि इस पे ब्रांडिंग वगैरह करी हुई है और कुछ नंबर्स वगैरह इसके ऊपर मेंशन्ड है। तो वो वाला सेक्शन है वो ऊपर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर सबसे पहले जितना हम हाथ से जेंटली पुश कर सकते हैं उतना करते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था कि जो पुरानी वाली ऑयल सील है उसको हमें एक काम में लेना पड़ेगा। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर जो पुरानी वाली ऑयल सील है उसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पुराने वाली जो ऑयल सील है उसको जो नई वाली ऑयल सील है उसके आउटर सरफेस के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से रखेंगे और फिर एक मैलेट की हेल्प से इसको ड्राइव इन करेंगे। एक चीज़ मेक श्योर करें कि जब आप इसको इंसर्ट करें तब सारे जो एंगल्स हैं उनके ऊपर आप इक्वली टैप करें, जिससे कि जो सील है वो इवनली इंस्टॉल हो। और जो ऑयल सील है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई या नहीं उसको चेक करने का सबसे सिंपल मेथड यही है कि यहाँ पर आपको साइड में एक बॉल जैसा सेक्शन दिख रहा होगा, बेसिकली एक तरीके का कट बना हुआ है। तो जो ऑयल सील को उसकी पोजीशन पर होल्ड रखती है वो सर्क्लिप लगती है यहाँ पर। तो सर्क्लिप को आपको यहाँ पर प्लेस करना है और अगर आप उसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं कि आपको क्लिक ऐसे कुछ करके एक साउंड आती है जो कि अभी आप सुनेंगे। दैट मीन्स कि जो ऑयल सील है वो ये वाली पोजीशन है इससे नीचे है और बस ऑयल सील को इंस्टॉल उसी सेक्शन में करना होता है कि ये जो सर्क्लिप है ये प्रॉपर्ली लग जाए। तो अभी ऑयल सील इंस्टॉल हो चुकी है, उसकी सर्क्लिप भी लगा दी हमने। अभी ये जो हमने स्प्रिंग निकाली थी इसको फिर से उसकी जो प्लेस है वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। और अभी बारी आती है डैम्पर रोड और जो फोर्क ट्यूब है उसको लगाने की। तो सबसे पहले डैम्पर रोड है उसको चेक कर ले। इसमें यहाँ पर एक प्लास्टिक का वॉशर टाइप लगा रहता है जिसमें एक कट बना हुआ है, वो उसकी पोजीशन पर होना चाहिए। साथ ही साथ ये एक स्प्रिंग लगी रहती है, ये बाई डायरेक्शनल है। आप मतलब बेसिकली इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद जो फोर्क ट्यूब है उसमें जो साइड ऊपर की तरफ रहने वाली है और वो आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल है, इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं। उस साइड से जो डैम्पर रोड है उसको कुछ इस तरीके से पोजीशन करके प्लेस करना है और फिर इसको ऑल द वे नीचे की साइड पुश करना है।
और ये कुछ इस तरीके से जो नीचे की साइड वाला होल है उसमें से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद इसका एक स्पेसर है, इसको लगाना है। तो इसको लगाने की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप इसको उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये फिट नहीं होगा। और फिर इस असेंबली को इसी तरीके से होल्ड करते हुए जो फोर्क ट्यूब है उसमें कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। और ऐसा करते टाइम आपको काफ़ी जेंटली ये प्रोसेस करनी है, अदरवाइज जो ऑयल सील है उसको आप डैमेज कर देंगे। अगर जो फोर्क ट्यूब है वो ऑयल सील के थ्रू इजीली पास नहीं हो रही है तो फिर आप जो फोर्क ऑयल है इसका जो लिप है उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्क ऑयल लगा सकते हैं और उसके बाद स्लाइड कर सकते हैं। और अब बारी आती है जो बोल्ट है उसको लगाने की। तो उसके साथ इसका एक कॉपर क्रश वॉशर लगता है। अगर ये डैमेज है तो आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए। वैसे आइडियली आपको इसको रिप्लेस ही करना चाहिए, लेकिन थैंक्स टू अ मार्केट ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं है, तो मुझे भी ये यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन जो बोल्ट है उसको टाइट करने के लिए हमें जो डैम्पर रोड है उसको लॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो आप वो टूल यूज़ करें जो मैंने बताया था, और अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक बार जो स्प्रिंग है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फिर मैं अभी बता ही देता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे इसके लिए सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने जिस केस में इसको निकाला है उसी केस में मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। तो बेसिकली जिस साइड स्प्रिंग के जो कोइल्स हैं उनका गैप कम है वो नीचे की तरफ रखेंगे, और गैप ज़्यादा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। सेकंड मेथड इसका आप ये भी देख सकते हैं कि इनका जो इनर डायमीटर है वो जिस साइड ज़्यादा है वो नीचे की तरफ रखते हैं, और जिस साइड इनर डायमीटर कम है वो ऊपर की तरफ रखते हैं। तो अभी इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है, और उसके बाद हमें जो ये स्पेसर है इसको भी लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले इसका एक वॉशर लगता है, तो वो वॉशर है उसको प्लेस कर देंगे। और ये वॉशर आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, नॉट एन इशू। और उसके बाद जो स्पेसर है उसको रखते हैं और फिर इसको पुश करते हैं। तो अभी जो फोर्क ट्यूब है उसको पूरा ऊपर की साइड लाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से पुश करके अब हम जो यहाँ पर जो बोल्ट लगाने वाले हैं उसको लगा देते हैं। और जो डैम्पर रोड है वो सब करने के बाद भी अगर स्पिन करती है तो फिर आप उसकी जो कैप है उसको लगा लें, और उसके बाद जो फोर्क असेंबली है उसको उल्टा रख के इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें। और प्रेशर अप्लाई करते हुए आपको जो ये बोल्ट है इसको टाइट करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा करने से ये टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी ये टाइट नहीं होता है तो फिर आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी ही। उसका फिर कोई और अल्टरनेटिव अभी तो मुझे नहीं पता है। तो अभी ये जो बोल्ट है इसको मैं पूरा टाइट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। और टूल के थ्रू मैं कुछ इस तरीके से इसको टाइट करता हूँ। बेसिकली जो वाइज ग्रिप है उसके अंदर मैंने एक हैंडल टी 1/4 इंच वाली उसको लेकर के, और उसमें एक 6 मिलीमीटर का सॉकेट लगा रखा है। और उसके बाद जो बोल्ट है उसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद बारी आती है अपना जो टूल है उसकी। तो जो टूल है वो इसकी डैम्पर रोड के अंदर जो पोजीशन है वहाँ पर लॉक हो जाता है। उसके बाद इसको नीचे की साइड पुश रखते हुए इसको मैं क्लॉकवाइज साइड कर देता हूँ। और अभी एक बार स्प्रिंग, उसका वॉशर और जो स्पेसर है उनको फिर से लगा देते हैं। स्पेसर की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है जो फोर्क ऑयल है उसको फिल करने की। और फोर्क ऑयल स्प्लेंडर के केस में इसकी जो ओनर्स मैनुअल है, वैसे पुराने वाली आती थी उनमें मेंशन होता था, नई वाली में तो मेरे ख्याल से मेंशन नहीं करते हैं। 162 ml से 165 ml डिसमेंटलिंग के टाइम पे यूज़ होता है। तो अगर आप एकदम एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर आपको जो मेजरमेंट जार है उसको यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज एक रफ एस्टिमेट के तौर पे आप 160 ml की जो बोतल आती है उसको पूरा पोर कर सकते हैं, एंड यू विल बी गुड टू गो। तो मैं वही करने वाला हूँ। और अगर आपको थोड़ी सी स्टिफनेस चाहिए तो फिर आप 165 ml की जगह 170 ml यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हैवी ग्रेड का जो फोर्क ऑयल आता है वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये जो पूरी बोतल है ये इसके अंदर फिल कर देते हैं, और उसके बाद इसकी जो कैप है उसको लगाना है। और कैप को लगाते टाइम यहाँ पर जो ओरिंग है वो स्लॉट होगी, और ओरिंग को थोड़ा सा फोर्क ऑयल से लुब्रिकेट करना है। और उसके बाद सबसे पहले जो ओरिंग है उसको इसकी जो पोजीशन है वहाँ पर फिट करेंगे, और उसके बाद जो कैप है उसको कुछ इस तरीके से टाइट कर देंगे। इसको फ़िलहाल हम हैंड टाइट ही करेंगे, बिकॉज इसको टाइट हमें जो हैंडल टी है उसके अंदर क्लैंप करके करना है। और लास्ट में लगानी है जो डस्ट सील है उसको।
तो डस्ट शील्ड बेसिकली आपको रिप्लेस करनी है अगर डैमेज हो गई है तो, बिकॉज ये ऑयल सील को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और अभी जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा सा 2-3 बार कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और कुछ इसी तरीके से जो दूसरी वाले सस्पेंशन है उसको भी मैंने रिबिल्ड कर लिया है। और अभी इनको जस्ट सबसे पहले जो हैंडल टी है उसके अंदर क्लैंप करके इनके जो टॉप वाले जो कैप्स हैं उनको प्रॉपर्ली टाइट करना है। और उसके बाद जो 2 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स हमने रिमूव किए थे उनको टाइट करना है। और फिर मड गार्ड और व्हील लगाना है। तो वो वाली प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे उसको रिमूव करते टाइम हमने करी थी। तो उसको दिखा करके मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो बस ये इस वाली वीडियो के लिए गाइज इतना ही था। आई होप आप लोगों की जो डिमांड थी वो प्रॉपर्ली फुलफिल हुई होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ये काम आप खुद करना चाहें तो आई थिंक खुद भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एटलीस्ट ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर आप किसी मैकेनिक से काम करवाते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ जाते जाते, कुछ लोग इसमें इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। अब वो कितना सही है कितना नहीं है उसके ऊपर मुझे डिबेट नहीं करनी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर फोर्क ऑयल नाम की अगर कोई चीज़ मार्केट में मिलती है तो उसको ही यूज़ करना चाहिए। तो बस गाइस फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।